नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट दुनिया। और आज हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे उस जंग की जो न बॉर्डर पर लड़ी जाती है न संसद में। ये जंग है बाजार की, ये लड़ाई है ब्रांड्स की। मौका है वर्ल्ड बिरयानी डे का। एक चावल ब्रांड ने शहर भर में होर्डिंग्स लगाए, सेलिब्रेट वर्ल्ड बिरयानी डे विद द फाइनेस्ट बासमती। जवाब में आया दूसरा ब्रांड, वाई सेलिब्रेट बिरयानी ऑन जस्ट वन डे व्हेन एवरी डे कैन बी बिरयानी डे। जवाब में व्यंग्य भी था, चुनौती भी और दिमागी लड़ाई का ऐलान भी। तो आइए आज की इस खास रिपोर्ट में समझते हैं ब्रांड राइवलरी यानी ब्रांड्स की वो जंग जो हमारे दिमाग, दिल और जेब तीनों पर असर डालती है। यहीं से शुरू होती है हमारी जांच पड़ताल कि आखिर ये ब्रांड राइवलरी क्या होती है। बाजार में एक दूसरे को नीचा दिखाने और खुद को ऊंचा साबित करने के लिए कंपनियां किस हद तक जाती हैं, और इस लड़ाई में हम यानी उपभोक्ता कहाँ खड़े होते हैं। ब्रांड्स के बीच कंपटीशन कोई नई बात नहीं है। भारत में भी ये सिलसिला दशकों से चला आ रहा है। पहले ये प्रतियोगिता अखबारों और टेलीविजन विज्ञापनों तक सीमित थी, लेकिन आज ये सोशल मीडिया, आउटडोर कैंपेन, मीम्स और यहाँ तक कि कोर्ट तक पहुंच चुकी है। ब्रांड राइवलरी का सबसे दिलचस्प पहलू है एम्बुश मार्केटिंग, यानी एक ब्रांड दूसरे के इवेंट या मौके को हाईजैक करके खुद को प्रचारित करता है। वर्ल्ड बिरयानी डे का मामला भी इसी श्रेणी में आता है। हालांकि ये दिन खुद एक ब्रांड की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था, लेकिन इसमें दूसरे ब्रांड ने घुसपैठ कर ली। यहाँ से शुरू होती है माइंड स्पेस की लड़ाई। कौन आपके दिमाग में बिरयानी के साथ जुड़कर राज करेगा। ब्रांड राइवलरी का एक और बड़ा उदाहरण है पतंजलि बनाम डाबर। जब पतंजलि ने अपने हर्बल टूथपेस्ट और हेयर ऑयल्स के साथ बाजार में एंट्री मारी, तो डाबर, हिमालय और बैद्यनाथ जैसे ब्रांड्स को सीधे चुनौती मिली। पतंजलि के विज्ञापनों में ये बात बार बार कही जाती रही कि अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट में केमिकल्स हैं, जबकि उनके प्रोडक्ट पूरी तरह नेचुरल हैं। यहाँ तक कि पतंजलि की ओर से कुछ ब्रांड्स पर छिपे हुए फार्मूले और भारतीयता से विमुख होने जैसे आरोप तक लगाए गए। रूह अफ़ज़ा बनाम पतंजलि का मामला भी चर्चा में रहा, जब पतंजलि ने अपनी शरबत रेंज को देसी विकल्प बताकर प्रचारित किया। रूह अफ़ज़ा जैसी पुरानी ब्रांड्स के लिए इस सीधी चुनौती थी। अगर हम इंटरनेशनल ब्रांड वॉर की बात करें तो पेप्सी और कोका कोला की प्रतिद्वंदिता क्लासिक केस है। दोनों ब्रांड्स ने 1980 से अब तक एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए टीवी कमर्शियल्स, सुपर बाउल एड्स और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का जमकर इस्तेमाल किया। भारत ने भी 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान कोका कोला का ठंडा मतलब कोका कोला कैंपेन और पेप्सी का जवाब ये दिल मांगे मोर, दोनों ने उपभोक्ता के दिलों पर कब्जा करने की कोशिश की। ये सिर्फ दो ड्रिंक्स के बीच मुकाबला नहीं था, ये विचारों, इमोशंस और रणनीति का युद्ध था। मोबाइल दुनिया में ब्रांड वॉर्स ने एक नया रंग लिया जब एप्पल और सैमसंग आमने सामने आए। एप्पल का प्रचार हमेशा इनोवेशन और प्रीमियम पर आधारित रहा, जबकि सैमसंग ने कीमत, बैटरी और फीचर्स में खुद को आगे दिखाने की कोशिश की। कोर्ट में डिजाइन चोरी के केस चले, सोशल मीडिया पर फैन वॉर्स हुए और हर नए फोन लॉन्च के साथ नया अध्याय शुरू होता गया। इन दोनों ब्रांड्स ने दिखाया कि तकनीक सिर्फ इनोवेशन से नहीं, प्रचार की चालों से भी बिकती है। जब एक ब्रांड खुले तौर पर किसी दूसरे ब्रांड का नाम लेकर उसकी तुलना में खुद को बेहतर बताने की कोशिश करता है, तो उसे कहते हैं कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट। हाल के वर्षों में ऐसे दर्जनों उदाहरण सामने आए हैं। हॉर्लिक्स बना बॉर्नविटा, एक विज्ञापन में दावा किया गया कि दूसरा ब्रांड बच्चों की एकाग्रता नहीं बढ़ा सकता। टाइड बनाम रिन, रिन ने टीवी पर एक ऐड चलाया जिसमें साफ साफ टाइड को कमजोर दिखाया गया। इन विज्ञापनों से कंपनियों के बीच कानूनी विवाद भी पैदा हुए, लेकिन उपभोक्ता के लिए ये एक तरह से बोलती जंग का मजा था। अब लड़ाई इंस्टाग्राम और ट्विटर तक आ चुकी है। ब्रांड्स मीम के जरिए एक दूसरे पर व्यंग्य करते हैं। फेविकोल, ड्यूरेक्स, जोमेटो, स्विगी जैसे ब्रांड्स अपने क्रिएटिव सोशल मीडिया पोस्ट से खूब सुर्खियां बटोरते हैं। नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम भी एक दूसरे के शो की रिलीज को लेकर मीम वॉर में लगे रहते हैं। ये सब प्रचार मनोरंजक लगता है, लेकिन इसके पीछे रणनीति और शुद्ध ब्रांड प्लेसमेंट छिपा होता है। कई बार ये राइवलरी एक हद तक कूल लगती है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये उपभोक्ता को भ्रमित नहीं करती? क्या एक ब्रांड का प्रचार दूसरे को बदनाम करने की कीमत पर होना चाहिए? 2021 में ASCI ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया कि भारत में चलने वाले लगभग 25% कंपैरेटिव विज्ञापन भ्रामक या आक्रामक होते हैं। ASCI ने कई कंपनियों को चेतावनी भी दी कि पब्लिक की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही विज्ञापन बनाए जाएं।
अब बात यह है कि ब्रांड्स ये राइवरी क्यों अपनाते हैं। जवाब है उपभोक्ता का ध्यान और लॉयल्टी। आज के दौर में जहां हर दिन सैकड़ों विज्ञापन हमारे सामने आते हैं, ब्रांड्स को कुछ नया करना होता है जो उन्हें भीड़ से अलग करे। कॉर्पोरेट दुनिया में राइवरी कई रूप लेती है। सबसे पहले इमोशनल कनेक्शन। ब्रांड्स उपभोक्ताओं के साथ भावनात्मक रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए रूह अफ़ज़ा ने अपनी मार्केटिंग में भारतीय संस्कृति और गर्मियों की यादों को जोड़ा, जबकि डाबर ने हेल्दी लाइफ पर जोर दिया। दूसरा है प्राइस वॉर। पतंजलि ने अपनी किफायती कीमतों के दम पर डाबर को चुनौती दी। उदाहरण के लिए पतंजलि का हनी डाबर के हनी से सस्ता था, जिसके चलते डाबर को अपनी कीमतों में बदलाव करना पड़ा। तीसरा है सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग। कोक और पेप्सी जैसे ब्रांड्स सोशल मीडिया पर मजेदार और तंज भरे विज्ञापन चलाते हैं। बर्गर किंग ने अपने ट्विटर हैंडल पर मैकडॉनल्ड्स को चिढ़ाने वाले ट्वीट्स किए, जैसे हमारे वॉपर के सामने बिग मैक छोटा पड़ता है। चौथा है प्रोडक्ट इनोवेशन। एप्पल और सैमसंग की राइवरी ने स्मार्टफोन इंडस्ट्री में इनोवेशन को बढ़ावा दिया। हर साल नए फीचर्स और डिजाइन्स के साथ दोनों ब्रांड्स उपभोक्ताओं को लुभाने की कोशिश करते हैं। इनमें कानूनी जंग भी चलती है। डाबर बनाम पतंजलि और एप्पल बनाम सैमसंग जैसे केस दिखाते हैं कि ब्रांड्स अपनी ब्रांड इमेज को बचाने के लिए कोर्ट का सहारा लेते हैं। ये रणनीति न सिर्फ प्रतिद्वंदी को कमजोर करती है, बल्कि उपभोक्ताओं में विश्वास भी बनाए रखती है। अब सवाल आता है, हम यानी ग्राहक कहाँ खड़े हैं इस लड़ाई में? क्या हमें इन राइवलरी से फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। कभी हम सस्ते ऑफर्स के बहकावे में आ जाते हैं, तो कभी किसी ब्रांड की इमोशनल अपील हमें उसकी ओर खींच लेती है। कभी मीम्स हमें हंसाते हैं, तो कभी हम खुद ही ब्रांड की तरफ से बोलने लगते हैं। भाई अमूल का जवाब नहीं, मजा तो पेप्सी में ही है। स्विगी की डिलीवरी सबसे तेज है, यानी ग्राहक अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक ब्रांड एडवोकेट बन गया है, कभी जानबूझकर कभी अनजाने में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और हाइपर पर्सनलाइज्ड विज्ञापनों के दौर में राइवलरी और ज्यादा तेज होने लगी है। अब हर ब्रांड आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचकर ये बताने की होड़ में है कि आपके लिए सबसे अच्छा वो ही है। जैसे आपने एक दिन बिरयानी की रेसिपी सर्च की, अगले ही दिन आपके सोशल मीडिया फीड पर 4 अलग अलग चावल ब्रांड्स के विज्ञापन दिखने लगते हैं। ये सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, ये डेटा ड्रिवन इमोशनल हाईजैकिंग है। वर्ल्ड बिरयानी डे अब सिर्फ एक स्वाद से जुड़ा दिन नहीं रहा, यह ब्रांड रणनीति का एक प्रतीक बन गया है। यह हमें सिखाता है कि कैसे बाजार में इवेंट्स बनाए जाते हैं, उन्हें हाईजैक किया जाता है और अंततः उन्हें बिकवाया जाता है। लेकिन हमें एक जागरूक ग्राहक के रूप में यह तय करना होगा कि हम कब एक अच्छे प्रचार का हिस्सा बन रहे हैं और कब सिर्फ एक ब्रांड वार के हथियार बन चुके हैं। क्योंकि आखिर में ये लड़ाई केवल ब्रांड्स के बीच नहीं है, ये लड़ाई है हमारे ध्यान, हमारी पसंद और हमारे विश्वास को जीतने की। चलिए अब सुनते हैं कारोबारी दुनिया की बाकी खबरें। नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में 50% तक की कटौती। जून के महीने में अनाज सस्ता, दूध और तेल की महंगाई ने बढ़ाया बोझ। मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा देश का पहला अश्वरोग मुक्त बाड़ा स्थापित। जून 2025 में ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन को लेकर एक मिलीजुली तस्वीर सामने आई है। यूनाइटेड नेशंस की खाद्य और कृषि संगठन FAO की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जहां अनाज और चीनी जैसी बुनियादी चीज़ों के दामों में गिरावट से उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली है, वहीं दूध, वनस्पति तेल और मांस जैसे ज़रूरी उत्पादों की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की थाली को महंगा कर दिया है। इस बीच ग्लोबल लेवल पर अनाज का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद जगी है। FAO के फूड प्राइस इंडेक्स के अनुसार जून में खाद्य कीमतों में कुल मिलाकर 0.5% की बढ़त दर्ज की गई, जिससे ये सूचकांक 128 अंकों पर पहुंच गया। जून में जहां अनाज और चीनी के दाम कम हुए, वहीं डेयरी, मांस और तेल की महंगाई ने महंगाई को और ऊपर की ओर खींच दिया। जून में अनाज मूल्य सूचकांक 107.4 अंक पर दर्ज किया गया, जो मई के मुकाबले 1.5% कम है। मक्का, जौ और ज्वार के दामों में गिरावट अर्जेंटीना और ब्राजील से आपूर्ति के कारण आई। हालांकि गेहूं महंगा हुआ क्योंकि यूरोप, रूस और अमेरिका में खराब मौसम की आशंका ने कीमतों को ऊपर कर दिया। FAO का अनुमान है कि 2025 में वैश्विक अनाज उत्पादन 292.5 करोड़ टन तक पहुंच सकता है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। सरकार ने नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में 50% तक की कटौती की है।
ये कटौती विशेष रूप से उन हाईवेज पर हुई है जहां ब्रिज, टनल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड स्ट्रेच मौजूद हैं। यहाँ यात्रा करने के लिए अब कम टोल चुकाना होगा। इससे सफर की लागत घटेगी। NHAI के अनुसार पुराने नियमों के चलते हर किलोमीटर में किसी स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सामान्य टोल फीस का 10 गुना चार्ज देना पड़ता था। ये तरीका उस इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत पूरा करने के लिए बनाया गया था। नए नियमों में ये टोल टैक्स करीब आधा रह जाएगा। नए नियमों के तहत टोल की कैलकुलेशन 2 तरीकों से होगी और जो कम होगा वही देना होगा। अगर हाईवे का कोई हिस्सा पुल या सुरंग जैसा स्ट्रक्चर है तो टोल की कैलकुलेशन के लिए उस स्ट्रक्चर की लंबाई को 10 गुना करके सामान्य सड़क की लंबाई में जोड़ा जाएगा या फिर पूरे हिस्से की लंबाई को 5 गुना किया जाएगा। इनमें से जो कम होगा उसी के आधार पर टोल लिया जाएगा। सरकार का मकसद यात्रा लागत को कम करना है, खासकर उन रास्तों पर जहां स्ट्रक्चर्स की लागत ज्यादा होने के कारण टोल ज्यादा वसूला जाता था। ये कदम शहरों के आसपास के बाईपास और रिंग रोड्स पर सफर करने वालों के लिए काफी फायदेमंद होगा। पशु स्वास्थ्य व्यवस्था और पशुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में मेरठ में देश का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट ग्लोबल रिकॉग्निशन हासिल कर चुका है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बताया कि मेरठ छावनी में रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स और कॉलेज में स्थापित इस EDFC सुविधा को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH ने मान्यता दी है। वैश्विक जैव सुरक्षा और पशु स्वास्थ्य मानकों के अनुपालन में इंटरनेशनल मानकों पर मान्यता प्राप्त इस सुविधा से अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन की घुड़सवारी कंपटीशंस के लिए भारत से घोड़ों की दूसरे देशों के लिए आवाजाही आसान होगी। मजबूत जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, सख्त पशु चिकित्सा निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के पालन से लैस इस सुविधा केंद्र से घुड़सवारी में इस्तेमाल होने वाले भारतीय घोड़े अब आसानी से विदेश भेजे जा सकेंगे। इससे घोड़ों से संबंधित गतिविधियों के व्यापक विकास, घुड़सवारी के खेल, अश्व प्रजनन और बड़ी कीमत वाले घोड़ों के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत की जैव सुरक्षा और रोग प्रतिरोध तैयारी का ढांचा भी मजबूत होगा। मेरठ के EDFC को आधिकारिक तौर पर इक्वाइन संक्रामक एनीमिया, इक्वाइन इन्फ्लुएंजा, इक्वाइन पिरोप्लाज्मोसिस ग्लैडर्स और सुर्रा से मुक्त घोषित किया गया है। इसके अलावा भारत ऐतिहासिक रूप से 2014 से ही घोड़ों की अफ्रीकी हॉर्स सिकनेस बीमारी से मुक्त हो चुका है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने प्रमाणन के बिना हेलमेट के निर्माण और बिक्री पर सख्त कार्रवाई करते हुए उपभोक्ताओं से सिर्फ BIS सर्टिफाइड हेलमेट का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। उपभोक्ता मामले विभाग और BIS ने कहा है कि इसके लिए लोगों की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस समय सड़कों पर 21 करोड़ से ज्यादा टू व्हीलर हैं और मोटर वाहन अधिनियम के तहत दुपहिया वाहन चालक को हेलमेट पहनना जरूरी है। लेकिन हेलमेट की महत्ता उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है। भारत में 176 निर्माताओं के पास हेलमेट बनाने के लिए वैध BIS लाइसेंस है। विभाग ने पाया है कि सड़कों के किनारे बिकने वाले हेलमेट में अनिवार्य BIS प्रमाणन कई बार नहीं होता है, जिससे उपभोक्ताओं का जोखिम बहुत बढ़ जाता है और लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है। इसलिए इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की तत्काल जरूरत है। उत्तर प्रदेश और जापान के बीच तकनीकी सहयोग, निवेश, युवाओं के कौशल विकास और पर्यटन जैसे 4 प्रमुख सेक्टर्स में साझेदारी की जाएगी। जापान के राजदूत ओनोकेची ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इन मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने इन क्षेत्रों में व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने पर अपनी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट के लिए एक भरोसेमंद और सकारात्मक वातावरण वाला राज्य मानती हैं। ये थी कारपोरेट जगत की आज की कुछ खास खबरें। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's smile.